हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग कर चुके थे। तो पार्ट 1 में पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है और बैलेंस्ड फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। इसके हम लोग एग्जाम्पल सहित स्टडी किए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है इसको देखते हैं, फिर सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। न्यूटन के 3 लॉज थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको वन बाय वन हम लोग विथ एग्जाम्पल्स करेंगे। फर्स्ट क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि इसके ऊपर हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें या कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें, तब तक बॉडी अपने पोजीशन में ही रहती है। मतलब जो बॉडी रेस्ट में है, रुकी हुई है, वो रुकी ही रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी, और जो बॉडी मोशन में है वो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इसी को लिखा, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट इन विल रिमेन इन रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक कि इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक बॉडी अपने उसी पोजीशन में रहेगी। मतलब जो रुकी थी वो रुकी रहेगी और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी। एग्जाम्पल था इसका, एग्जाम्पल पे लेते हैं जर्क्स वाइल ट्रैवलिंग। जब हम ट्रैवलिंग में होते हैं किसी व्हीकल से तो जर्क लगता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या मान लिया कि हम बस में खड़े हैं, बस रुकी हुई है, बस में खड़े हैं और अचानक बस स्टार्ट हो जाती है चलने के लिए, बस चल पड़ती है। तो होता क्या है कि हम पीछे की ओर गिर पड़ते हैं या पीछे की ओर गिरने वाले होते हैं, बॉडी हमारे पीछे की ओर बेंड कर जाती है। क्या रीज़न होता है, जब बस रेस्ट में थी तो हमारी बॉडी भी रेस्ट में थी, हम रुके थे, लेकिन जब अचानक बस चलना शुरू होता है तो होता क्या है कि क्योंकि हमारा बॉडी रेस्ट में था, लेकिन जो फुट है, हमारा जो पैर है, वो बस के फ्लोर के संपर्क में है, कांटेक्ट में है, और बस का फ्लोर और पैर फीट के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है बस और पैर के बीच में वो क्या होता है, इतना ज़्यादा होता है कि स्लिप करने से रोक लेता है, हमारा पैर स्लिप नहीं करता। तो बॉडी का जो लोअर पोर्शन है, मतलब जो हमारा फीट है, वो क्या होता है, बस के फ्लोर के साथ में आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो बॉडी का अपर पोर्शन होता है वो रेस्ट में था, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो बॉडी का अपर पोर्शन तो रुका रहता है, लेकिन जो बॉडी का लोअर पोर्शन है वो आगे बढ़ जाता है। तो हमको लगता है कि हम पीछे गिर पड़ेंगे, हमारी बॉडी पीछे की ओर बेंड कर जाती है। ऐसे ही अगर हम जा रहे हैं, मोशन में हैं, अचानक बस रुक जाती है या ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तो बॉडी हमारा जो होता है वो आगे की ओर गिर पड़ता है या गिरने वाला होता है। रीज़न क्या था कि जो लोअर पोर्शन है बॉडी का, मतलब जो हमारा फीट है, वो फर्श जो फ्लोर है बस का उसके संपर्क में है, कांटेक्ट में है, ये तो रेस्ट में आ गया। लेकिन बॉडी का जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन क्या होता है, वो मोशन में था, वो मोशन में ही रहना चाहता है। तो बॉडी का जो अपर पोर्शन है आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो लोअर पोर्शन है वो रेस्ट में आ गया, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो रीज़न क्या था कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था उसका ही एग्जाम्पल था कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहती है, जो मोशन में था वो मोशन में रहना चाहती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उस नियम के अनुसार इस एग्जाम्पल को हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जब बस में यात्रा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बस अगर अचानक चल पड़ती है तो हम पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, या अचानक बस चलते चलते रुक जाती है तो हम आगे की ओर गिर पड़ते हैं। ये इसका एग्जाम्पल था। तो ऐसे ही और भी बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे कार्ड एंड कॉइन एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं, और भी बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो इसी टाइप से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या था
जर्क्स वाइल ट्रैवलिंग। यात्रा करते समय हमारे साथ क्या होता है, हम कैसे गिर पड़ते हैं आगे की ओर या पीछे की ओर, उसको एक्सप्लेन किया बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ऐसे एग्जाम्पल बहुत से होंगे आपके डेली लाइफ में, उसको भी आप समझ सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? ये एक रेजिस्टेंस है जो किसी बॉडी के पोजीशन में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। क्या है? इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड, क्या? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होता है? एक रेजिस्टेंस है, एक विरोध करने का एक प्रॉपर्टी है, अपोजिशन करने की एक प्रॉपर्टी है। किसका? किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में होने वाले परिवर्तन का। कोई ऑब्जेक्ट है, या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, तो किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने से या उसके मोशन में होने से जो चेंज आया, मतलब जो रेस्ट में था बॉडी, अगर उसको मोशन में ले आए, या मोशन में था उसको रेस्ट में ले आए, तो इस पोजीशन में जो परिवर्तन होता है, जो उसके स्टेट में चेंज होता है, उसका ये विरोध करता है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट का जिसके द्वारा वो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसे बोलेंगे कि वो इनर्शिया है। क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय वर्चू ऑफ विच इज इट ट्राई टू अपोज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में, उसके स्टेट में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है कि उसमें परिवर्तन या चेंज क्यों हो रहा है, तो क्यों ही उसका एक रिजल्ट है जो इनर्शिया को शो करता है। तो ये जो रीजन था आपको बताया कि इफ़ इट इज़ एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या होगा? रिमेन एट रेस्ट। इफ़ इट इज़ मूविंग, अगर मोशन में है तो क्या? कीप इन मोशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टी होती है कि उसके पोजीशन में या उसके स्टेट में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करने की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है। और ये क्या है? एक मेजरमेंट है मास का। इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ मास। जैसे कि जो हैवियर बॉडी है, अगर कोई बॉडी हैवी है तो उसका इनर्शिया क्या होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, हैवियर बॉडी या ग्रेटर इनर्शिया। जो बॉडी हैवी है उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, अधिक होगी। एंड लाइटर बॉडी, अगर बॉडी लाइटर है तो उसका इनर्शिया क्या होगा? स्मॉलर होगा, स्मॉलर इनर्शिया। इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बॉडी ऐसा है जिसका मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा उसका। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और लार्जर मास लार्जर इनर्शिया। स्मॉलर मास स्मॉलर इनर्शिया। इसके शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं कि द मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे कि अगर एक फुटबॉल है
और उसी साइज़ का एक दूसरा स्टोन ले लेते हैं। तो फुटबॉल जो होगा हल्का होता है, वो लाइटर बॉडी है। अगर उसको हम पैर से किक करते हैं तो किक करने पर फुटबॉल दूर तक जाएगा, लेकिन सेम साइज़ का अगर एक स्टोन रखा है उसको हम अगर किक करते हैं उतनी ही फोर्स से, तो शायद वो स्टोन अपना पोजीशन चेंज ना करे और आपको इंजरी भी होती है पैर में। रीज़न क्या था कि उसका इनर्शिया ज़्यादा है, जो स्टोन है सेम साइज़ का उसका इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है, मास ज़्यादा है इसलिए। और जो फुटबॉल है उसका जो मास है कम है, तो उसका इनर्शिया भी कम है, इसलिए किक करने पर दूर तक जाएगा लेकिन स्टोन दूर तक नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम एक तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन, इसको और चेंज कर लें, इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे लिखें, इट इज द अमाउंट या क्वांटिटी भी लिख सकते हैं इसको, इट इज द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ मोशन it is the quantity of it is the quantity it is the quantity which measure the motion. It is the quantity which measure the motion in a moving body. In a moving body. It is the quantity which measure the motion in a moving body. कोई बॉडी है जो मोशन में है, तो उस बॉडी में कितना मोशन है उसको ये शो करता है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ अ बॉडी ऑफ मास m is moving with velocity v, then the product of mass and its velocity is called
मोमेंटम, मोमेंटम it is denoted by, it is denoted by small p, therefore मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, p इक्वल टू एम वी, p इक्वल टू एम वी, ये हो गया मोमेंटम का फार्मूला। तो जो बॉडी मोशन में है उस बॉडी का जो पोजीशन है जो कि मोशन में है, तो मोशन कितना अमाउंट का है, अमाउंट ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन जो होगा बॉडी का, उसको बोलते हैं मोमेंटम। और इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि जो बॉडी है उसका जो मोमेंटम होता है क्या है, बॉडी के मास और उसके वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम। इसको पी से लिखते हैं, तो पी इक्वल टू क्या होगा, एम बी होगा। एसआई यूनिट क्या उसका होगा, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम is, the SI unit of linear momentum is किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहाँ मास जो है इसका किलोग्राम होगा और वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। तो इसको लिख सकते हैं द SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया मोमेंटम। इसी को अगर हम लोग को लिखना सीरियस में लिखना होता तो क्या लिखते हैं, मास को लिखते ग्राम में लिखते, और जो वेलोसिटी इसको लिखते सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो बनता ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस टाइप से ये हो गया मोमेंटम। इसके बाद पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये जो लाइन लिखा था इसको फिर से लिख लीजिए दोबारा, ऐसे लिखिए इसको, द क्वांटिटी which measure the amount, measure the amount of motion in a moving body is called momentum, is called momentum। तो मोमेंटम क्या होता है, किसी मूविंग बॉडी में कितना मोशन है उसका जो मेजरमेंट है वो मोमेंटम होता है। क्या होता है, किसी मूविंग बॉडी में मोशन की कितना अमाउंट है, कितना क्वांटिटी है, उसका जो मेजरमेंट है वही उस बॉडी का मोमेंटम है। तो ये हमारा है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि किसी बॉडी पर जो अप्लाइड नेट फोर्स है वो नेट फोर्स उस बॉडी के मास और उसमें प्रोड्यूस्ड जो एक्सेलरेशन है, मास और एक्सेलरेशन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। जो फोर्स का डायरेक्शन है वही होता है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होता है वही फोर्स का डायरेक्शन होता है। मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ऐसे कि इफ फोर्स F is applied on a body of mass m and AB
the acceleration, A with the acceleration produced in the body, then according to second law of motion, second law of motion, F is directly proportional to m into A, or F equals to K into m into A, where K is proportionality constant, तो क्या सपोज किया कि फोर्स F किसी बॉडी के मास m पर अप्लाई होता है। F क्या है? नेट फोर्स है। मतलब यहाँ पर हम यही मान सकते हैं कि जो बॉडी है मास m का, उस बॉडी पर हमने कई फोर्स अप्लाई किए, तो उन सारे फोर्सेज का जो इफेक्टिव वैल्यू, जो रिजल्टेंट वैल्यू क्या है, वो F है। तो F हमने यहाँ क्या मान लिया है? F इज नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास m। जब बॉडी के मास m, जब m बॉडी के मास पर फोर्स F अप्लाई करते हैं, तो उस बॉडी में क्या होता है? एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, बॉडी मोशन में आती है। तो जो एक्सेलरेशन क्या मान लिया? A मान लिया। तो जो रूल था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। तो इसको लिखा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। F इक्वल्स टू, जब इस साइन को यहाँ से रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लें K होगा, तो F इक्वल टू K इंटू एम ए। ये हो गया एक रिलेशन जहाँ पर K क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसका फार्मूला हो गया। अब K की वैल्यू कितना हो? अगर K को हम लोग फाइंड करते हैं एक कंडीशन में, क्या मान लें? इफ F इक्वल्स टू 1 न्यूटन, मास m इज 1 kg and acceleration A is 1 meter per second square, then F equals to 1, यहाँ रखें 1 equals to K into 1 into 1, therefore K equal to 1। इस K की वैल्यू मीनिंग क्या था कि अगर हम किसी 1 kg मास के बॉडी पर 1 न्यूटन का एक नेट फोर्स अप्लाई करें, और इस कंडीशन में उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना हो? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो K की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इस 1 को अगर यहाँ रखते हैं तो क्या मिलता है? F इक्वल्स टू m इंटू A। एक रिजल्ट मिला। इससे फोर्स की वैल्यू मिल सकती है अगर मास और एक्सेलरेशन मालूम हो, या 3 क्वांटिटी यहाँ पर हैं रिलेशन में, कोई 2 मालूम होगा तो थर्ड की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, या इसी को हम बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, मतलब नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज along the applied force। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स काम करता है, उसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी काम करता है। तो जो नेट फोर्स था, यहाँ पर नेट चाहे तो लिख सकते हैं
इस फोर्स का मीनिंग नेट फोर्स सही था कि कुल कितना फोर्स या इफेक्टिव फोर्स बॉडी पर अप्लाई हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा उस ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या मान लिया, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, क्या है, मास m है, इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u along a straight line path with constant acceleration a and its velocity becomes v. Velocity becomes v after t second. t सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाता है, v होता है। मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास m है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से चलना स्टार्ट करता है और पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। तो आफ्टर t सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है, v हो जाती है, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन था a। तो अब इसमें देखते हैं कि जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग इसको फाइंड करते हैं, मोमेंटम, चेंज मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम P1 इक्वल्स टू m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम P2 इक्वल्स टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को u से v होने टाइम कितना लगा, t सेकंड लगा है। तो पहले फाइंड करते हैं चेंज इन मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, इसको डेल्टा p से लिखें तो क्या मिलेगा, P2 माइनस P1, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा p इक्वल्स टू P2 मीन्स m v माइनस P1 मीन्स m u, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा p इक्वल्स टू m कॉमन v माइनस u। Therefore rate of change of momentum डेल्टा p अपॉन t, टाइम से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे रेट के लिए। तो ये हो जाएगा m टाइम्स v माइनस u अपॉन t, और डेल्टा p अपॉन t इक्वल्स टू, इसको m अलग कर दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं m टाइम्स v माइनस u अपॉन t। इसके आगे देखें, सिंस according to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum is directly proportional to f, और f is directly proportional to डेल्टा p अपॉन t, और f is directly proportional to डेल्टा p अपॉन t means m times v minus u अपॉन t, और f is directly proportional to m into a, since a equals to rate of change of velocity means final velocity initial velocity upon t, a equals to
फाइनल वेलोसिटी v माने इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन t। तो जहाँ पर v माने u अपॉन t था, इसको लिख दिया a, ये हमको मिल गया f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, और f इक्वल्स टू, तो इस साइन को ऐसे रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर लेंगे, f इक्वल्स टू k m a। तो ये रिजल्ट हमको मिला फोर्स की वैल्यू f इक्वल्स टू k m a, वेयर k is proportionality constant if F equals to 1 Newton, M equals to 1 kg and A equals to 1 meter per second square, then K equals to 1, therefore F equals to ma. This is the mathematical form of second law of motion. तो ये हमने देखा कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म था उसको डिराइव किया, क्या मिला F इक्वल्स टू ma। और अब इसी पर डिपेंड, जैसे ये फार्मूला था डिराइव किया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। इस पर डिपेंड एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे एक मैच है, क्रिकेट मैच। तो क्रिकेट मैच में जब कोई फील्डर तेज़ी से आते हुए बॉल को कैच करता है तो क्या करता है कि जिस डायरेक्शन में बॉल आ रहा होता है उसी डायरेक्शन में बॉल को वो पुल करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। बॉल के जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था उसी डायरेक्शन में बॉल को पकड़ने के लिए क्या करता है, बॉल को पकड़ता है और उसी डायरेक्शन में हाथ को पीछे की ओर पुल करता है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो फील्डर है जो बॉल को कैच कर रहा है वो क्या करता है कि ड्यूरेशन, जो टाइम का वैल्यू है, टाइम को बढ़ाता है ताकि वेलोसिटी को अधिक टाइम मिल जाए डिक्रीज होने में। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो बॉल का जो एक्सेलरेशन वो भी डिक्रीज होगा, जो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कम होगा, तो फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो हाथ में उसको पकड़ने में आसानी होगी और उसका हाथ जो है वो इंजर्ड या हर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर सडनली बॉल को कैच किया जाए और हाथ को बॉल के डायरेक्शन ऑफ मोशन में पुल बैकवर्ड ना किया जाए तो क्या होगा, बॉल को क्या होता है कि कम टाइम मिलता है वेलोसिटी कम करने के लिए। वेलोसिटी को रिड्यूस करना है तो वेलोसिटी को रिड्यूस करने में टाइम कम मिलता है, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हाथ फील्डर का इंजर्ड हो जाएगा। तो इंजरी ना होने पाए, आसानी से बॉल को कैच कर पाए फील्डर को ट्रेनिंग दी जाती है इस बात की कि जब तेज़ी से बॉल उसकी तरफ आ रहा होता है उसको बॉल को कैच करना है, तो बॉल को कैच करने के लिए क्या करता है, बॉल को पकड़ते हुए और बॉल के ही डायरेक्शन ऑफ मोशन में जिस डायरेक्शन बॉल आ रहा होता है उसी बॉल के ही डायरेक्शन में हाथ को पुल करता है बैकवर्ड और टाइम बढ़ाता है। किसके लिए, वेलोसिटी को कम करने के लिए, कि बॉल की जो वेलोसिटी वो कम हो जाए जिससे उसका एक्सेलरेशन कम हो जाए और फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी तो फोर्स भी एक तरह से उसमें नॉमिनल या फोर्स नहीं लगेगा, हाथ इंजरी नहीं होगी, सेफली बॉल को कैच कर पाएगा। इसीलिए बॉल को कैच करता है तो हाथ को पुल करता है पीछे की ओर। तो ये इसका हो गया एग्जाम्पल। ऐसे और भी एग्जाम्पल बहुत से मिल जाएंगे। तो ये हमारा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर कुछ फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करता है जो फर्स्ट ने सेकंड पे अप्लाई किया था। इन एनी इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, इन एनी इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, interaction between two bodies, the force applied by the first body on the second body is equal to the force applied by the second body on the first body in opposite direction। फर्स्ट बॉडी हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि जो बॉडी है
एक बॉडी यहाँ पर रखा अपने, कोई बॉडी है ए, दूसरी बॉडी बी मान लेते हैं। तो ए और बी दो बॉडीज ऐसे हैं कि फर्स्ट बॉडी अगर फोर्स अप्लाई करता है सेकेंड पर ऐसे, तो सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है। मान लिया फोर्स एफ अप्लाई किया फर्स्ट बॉडी ने, ए ने बी पर अप्लाई किया, तो बी जो बॉल है या बॉडी है, बॉडी बी ए पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करें, तो इसको हम निगेटिव कर सकते हैं। ऐसे इसको ए टू बी है, मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। बी ए मीन्स फोर्स अप्लाइड बाय बी टू ए। तो इस टाइप से अगर हम ये माने कि दो बॉडीज हैं ऐसे कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता है, तो दूसरा बॉडी भी उस पर फर्स्ट बॉडी पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है जो फोर्स अप्लाई किया था फर्स्ट ने सेकंड पर, बस डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ऐसे भी क्या होगा, माइनस एफ बी ए के इक्वल होगा। माइनस साइन क्या शो करता है, जो माइनस साइन है वो शो करता है अपोजिट डायरेक्शन। एफ ए बी के अपोजिट है एफ बी ए, या एफ बी ए का अपोजिट है एफ ए बी। तो इस टाइप से इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और इन अदर वर्ड्स every action has equal and opposite reaction। opposite reaction इसके एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं। जैसे एक कुली है जो अपने सर पे, अपने हेड पे कुछ लगेज लेके चलता है, तो जो लोड उसने अपने बॉडी पे रखा हुआ है, मतलब हेड पे रखा हुआ है, लोड का डायरेक्शन क्या होता है, जो लोड का अपना वेट होगा वो नीचे काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, और जो कुली है उसका जो हेड है उस ऑब्जेक्ट पर, उस बॉडी पर, लगेज पर अपने वेट के, मतलब उस लगेज के वेट के अपोजिट ऊपर काम करेगा, तो वो रिएक्शन हो जाएगा। तो जितना बॉडी का वेट होगा, जो लगेज का वेट होगा नीचे काम करता है, उसी के अपोजिट इक्वल डायरेक्शन में, इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में जो हेड है कुली का उस लगेज पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो दोनों क्या होंगे, फोर्सेस अमाउंट में इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, और इसी वजह से क्या होता है, जो इफेक्टिव वैल्यू अप्लाइड ऑन लगेज होगा वो जीरो होगा, और जो कुली है वो अपना मसल एनर्जी यूज़ करता है, जो इसके इंटरनल एनर्जी उसके बॉडी में जो स्टोर्ड है उसको यूज़ करता है, और उस लगेज पर एक रिएक्शनरी फोर्स ऊपर की ओर, मतलब लगेज के वेट के अगेंस्ट अप्लाई करता है और वेट को संभाल लेता है या लगेज को संभाल लेता है। तो एक्शन रिएक्शन वहाँ भी होगा। ऐसे ही किसी बॉडी को अगर हम कहाँ रखते हैं, सरफेस पे रखते हैं, मान लीजिए कि एक सरफेस है ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया, और इस सरफेस पर अगर हमने एक बॉडी जिसका मास m है इसको रखते हैं, तो जो सरफेस है, इस सरफेस पर इस बॉडी का जो वेट है ये डाउनवर्ड काम करेगा। ये क्या होगा, इसका वेट होगा W। बॉडी सरफेस पर रखा रहता है, उसकी वजह क्या होती है कि जो सरफेस है जिस पर बॉडी रखा गया था, ये सरफेस जो है वो बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता है अपोजिट डायरेक्शन में। इसको R मान लें। R क्या है, ये हो गया रिएक्शनरी फोर्स, रिएक्शनरी फोर्स, और ये हो गया बॉडी का वेट। तो बॉडी का वेट क्या होता है, जिस बॉडी का वेट की बात करते हैं, बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, वो वेट होता है। तो वेट तो हमेशा डाउनवर्ड काम करेगा, लेकिन बॉडी जो है मास m का, उसको आपने जहाँ पर रखा हुआ है वो सरफेस उस बॉडी पर एक वेट के अगेंस्ट ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई करता है, और
ये रखा रहता है बॉडी सरफेस पर, क्योंकि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल है। अगर ये इक्वल ना हो तो बॉडी यहाँ पर नहीं रुक पाएगा, जो लार्जर फोर्स होगा उसके डायरेक्शन में बॉडी मूव कर जाएगी। अगर प्लेयर की बात करें, जो हाई जंप करता है, लॉन्ग जंप करता है, उसमें यही करते हैं कि जो हाई जंप करने वाला प्लेयर होता है वो क्या करता है, अर्थ को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने वेट के अगेंस्ट पुश करता है डाउनवर्ड में। तो जितना एक्स्ट्रा फोर्स ने अप्लाई किया था पुश करने के लिए, उतना प्लस वेट के इक्वल उसको मिलता है रिएक्शनरी फोर्स, और बॉडी उसकी ऊपर की ओर जंप कर जाती है। लेकिन अगर हम किसी सीट पे बैठे हुए हैं, किसी सरफेस बैठे हुए हैं, तो जिस सरफेस पे हम बैठे होते हैं, मान लीजिए चेयर बैठे हुए हैं, स्टूल बैठे हुए हैं, तो बैठे हैं मतलब ये हुआ कि जो हमारा वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, और हमारे वेट के अगेंस्ट जो सरफेस है स्टूल का या चेयर का, वो ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई करता है, रिएक्शनरी फोर्स। तो ये इक्वल अपोजिट फोर्स हो गया, ये बैलेंस कर देगा, और जो इफेक्टिव फोर्स है लगने वाला क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। और अगर ये फोर्सेस एक्शन रिएक्शन के अगर इक्वल ना हो तो क्या होगा, जो लार्जर फोर्स है बॉडी उधर मूव कर जाएगी। अगर हम आर को ज़्यादा कर दें तो बॉडी ऊपर जंप कर जाएगी, जो अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है तो कितना देखो आर माइनस डब्ल्यू इफेक्टिव फोर्स होगा, तो आर माइनस डब्ल्यू फोर्स से बॉडी ऊपर जंप कर जाएगी। और अगर डब्ल्यू ज़्यादा हो जाए, आर कम हो जाए, तो डब्ल्यू माइनस आर इसका इफेक्टिव फोर्स होगा, और जो लार्जर फोर्स डब्ल्यू होगा उसके डायरेक्शन बॉडी नीचे की ओर चली जाएगी। तो इस टाइप से क्या होगा कि एक्शन रिएक्शन बॉडी में अप्लाई होता है। हाँ, एक्शन और रिएक्शन जो होता है सेम बॉडी पर अप्लाई नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ बॉल की बात की थी, अगर इस बॉडी ने एक्शन किया सेकेंड बॉडी पर, तो सेकेंड बॉडी ने रिएक्शन किया फर्स्ट बॉडी पर। अगर फर्स्ट ने एक्शन किया है सेकेंड ने एक्शन किया है फर्स्ट बॉडी पर, तो फर्स्ट रिएक्शन करेगा सेकेंड बॉडी पर। तो इस टाइप से कह सकते हैं कि जो एक्शन और रिएक्शन के फोर्सेस होते हैं, ये दोनों फोर्स सेम बॉडी पर अप्लाई ना होकर अलग अलग बॉडी पे अप्लाई होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब सिस्टम पार्टिकल क्या है? कई पार्टिकल का एक ग्रुप हो, कई ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप हो, उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सिस्टम है, अब सिस्टम का मीनिंग है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ बॉडीज, पार्टिकल्स। तो कई पार्टिकल ग्रुप में हैं तो उनको हम बोलेंगे एक सिस्टम है। तो सिस्टम में जितने पार्टिकल्स हैं, जितने बॉडीज़ हैं, वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उन फोर्सेस को बोलते हैं इंटरनल फोर्स। अब अगर कोई, जैसे मान लें कि यहाँ पर दो बॉडी मान ली हमने, ए और बी है, इनका एक ग्रुप बना दिया जाए, तो जो ग्रुप में दो बॉडीज हो गए, इन बॉडीज़ को हम लोग एक सिस्टम में मान लिया, बंद कर दिया, तो दो ही ने और से ले सकते हैं बॉडीज़ को। तो जो बॉडीज लिया, ये दोनों बॉडी एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उनके भी जो लगने वाला फोर्स होगा उसे बोलेंगे इंटरनल फोर्स। लेकिन जो थर्ड बॉडी है बाहर का, अगर ये थर्ड बॉडी से फोर्स अप्लाई करे, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। इनके भी जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे इंटरनल फोर्स। यह है इंटरनल फोर्स। तो यहाँ पर क्या था कि जो मोमेंटम की बात कर रहे हैं, जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे, इनके बीच जो लगने वाला इंटरनल फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स पूरे सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता। हाँ, जो इंटरनल फोर्स है, ये इंटरनल फोर्स सिस्टम में या ग्रुप में जितने बॉडीज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से किसी बॉडी के, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज कर सकता है, लेकिन होल सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता है। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम, मान लीजिए इस बॉडी का मोमेंटम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो दूसरे बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। रीज़न क्या था कि जो सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है उसको कांस्टेंट रखना है। अगर एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा। दूसरा इंक्रीज करता है
तो पहला डिक्रीज करेगा। मीनिंग क्या है कि उसको बैलेंस रखना है, एक में जितना इंक्रीमेंट होता है दूसरा उतना ही अपने को डिक्रीज कर लेगा, ताकि सिस्टम का जो मोमेंटम है वो मेंटेन रहे, वो कांस्टेंट बना रहे। तो इसी को हम लोग और आगे डिराइव करेंगे फॉर्मूले फॉर्म में। ये डायग्राम क्या बना है यहाँ पर M1 और M2 मास के दो बॉडीज ए और बी सपोज किए। क्या सपोज किया? ए और बी दो बॉडीज हैं जिनके मास क्या है, M1 और M2 हैं। ये दोनों बॉडीज इनिशियल वेलोसिटीज U1 और U2 से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। U1 और U2 का एरो दिखाते हैं सेम डायरेक्शन में, मतलब बॉडी ऑफ मासेस M1 एंड M2 मीन्स बॉडी A एंड B आर मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी U1 एंड U2 इन द सेम डायरेक्शन। हाँ, कंडीशन क्या है? U1 इज ग्रेटर देन U2। U1 को लिया ग्रेटर और U2 को स्मॉलर मान लिया। तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम बॉडीज ए एंड बी विल कोलाइड, ये टकराएंगे आपस में। और जब ये कोलाइड करेंगे तो इसको हम नंबरिंग कर सकते हैं ऐसे, ये फर्स्ट डायग्राम, ये सेकेंड पोजीशन का होगा और ये थर्ड पोजीशन का होगा। बॉडीज वही हैं, इनके तीन कंडीशन दिखा दिए, तीन पोजीशन दिखाया। तो जो पोजीशन इनका ए है उसमें क्या लिखा है कि बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस M1 M2 आर मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटीज U1 एंड U2। कंडीशन क्या है? U1 इज ग्रेटर देन U2, इट मीन्स आफ्टर सम टाइम दे विल कोलाइड, कुछ देर बाद ये टकराएंगे तो सेकेंड पोजीशन में आ जाएंगे। ये इनिशियल था, आफ्टर बिफोर कोलिजन, ये क्या है? एट द कोलिजन। ये पोजीशन कोलिजन का है। जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? बॉडी ए बी पर फोर्स अप्लाई करेगा, क्या? FAB। और जो बॉडी बी है वो ए पर अप्लाई करेगा, BA इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको F-FB है, ये क्या है? FAB है। तो ये कंडीशन मिला। इस ड्यूरेशन में क्या होगा? इनकी वेलोसिटी बदल जाएगी। जो कंडीशन 2 है, इस स्टेज में वेलोसिटी इनकी बदल जाएगी। अब वो वेलोसिटी इनकी जो पहले U1 और U2 था, अब वो U1 और U2 में रहकर क्या हो जाएगा? V1 और V2 हो जाता है। ये सपोज किया गया कि बॉडी A एंड B ऑफ मासेस M1 M2 आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटीज V1 एंड V2 आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होती है? V1 V2 हो जाती है, और जिस डायरेक्शन पहले मूव कर रहे थे उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन था उसके अकॉर्डिंग इस सेकेंड केस में क्या मिलेगा? FAB इक्वल्स टू क्या है? माइनस FBA, ये मिलेगा। अब FAB की वैल्यू क्या थी? FAB और FBA, AB क्या है? FAB इज द फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी टू सेकेंड बॉडी। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? फर्स्ट का मास कितना है? M1, इसका मास होगा। और इनकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या चेंज हुआ? इसकी जो वेलोसिटी थी फाइनल, ये हो गया V1 माइनस U1 अपॉन T। ये फार्मूला था फोर्स का। F इक्वल्स टू M टाइम्स V माइनस U अपॉन T। उस फार्मूले से इसको लिखा। ये फर्स्ट बॉडी के लिए हो गया। इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड बॉडी मीन्स ऑफ मास M2, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम T। तो T कैंसिल होगा इसका दोनों साइड में, तो क्या मिलेगा? M1 टाइम्स V1 माइनस U1 इक्वल्स टू माइनस M2 टाइम्स V2 माइनस U2 नॉट U1। इसको और ओपन कर लें तो क्या मिलेगा? M1 V1 माइनस M1 U1 इक्वल्स टू माइनस M2 V2 प्लस M2 U2। इसको ऐसे लिख सकते हैं M1 V1, ये निगेटिव में है, यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा। M2 V2 इक्वल्स टू, ये निगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये हो गया M1 U1 प्लस M2 U2। तो M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल्स टू M1 U1 प्लस M2 U2, और
m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, जो m1u1 प्लस m2u2 है, क्या शो करता है, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडीज ए एंड बी बिफोर कोलिजन। यहाँ पर जब स्टेज 1 था, इस स्टेज में बॉडी फर्स्ट जो था उसका मोमेंटम क्या, m1u1 होगा, सेकंड क्या होगा, m2u2 होगा। फार्मूला का p इक्वल टू एम वी फार्मूला था, उसी अकॉर्डिंग मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो इनका टोटल मोमेंटम कितना, दोनों ऐड कर लिया, ये हो गया, इक्वल्स टू क्या मिला, m1v1 प्लस m2v2 मीन्स आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज ए एंड बी आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी क्या था, क्या v1 v2 हो गया, मास तो वही रहेगा। तो क्या मिला, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। therefore total momentum before collision equals to total momentum after collision, और total momentum of system of particles or bodies इक्वल्स टू, इसको कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक फार्मूला मिल गया, अगर दो बॉडीज हों कोलिजन में, तो दो बॉडीज के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, कंडीशन क्या है कि बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन बोथ। क्या कंडीशन था, दो बॉडी सपोज कि हमने ए और बी, जिनके मासेस क्या है, m1 m2 है, वेलोसिटी u1 u2 से सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पाथ मूव कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, u1 इज ग्रेटर देन u2। जो सेकंड बॉडी, जो फर्स्ट बॉडी, इसकी वेलोसिटी कम है, ज़्यादा है, सेकंड का कम है। तो कुछ देर बाद ये आप कोलाइड करेंगे, स्टेज 2 में अगर कोलाइड किए तो एक दूसरे पर ये फोर्स अप्लाई कर लेंगे, एक्शन रिएक्शन होगा इसमें। और आफ्टर कोलिजन इनके वेलोसिटीज क्या होते हैं, v1 v2 होते हैं, और कोलिजन के बाद में क्या होता है, ये सेम डायरेक्शन मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन पहले थे उसी डायरेक्शन में, मास तो वही रहा, वेलोसिटी बदल गया। तो जो कंडीशन था उस कंडीशन को अप्लाई किया, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन अप्लाई किया, एक्शन रिएक्शन को, इनके वैल्यू रखा, ये फार्मूला था, यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं फार्मूले को, सिंस F इक्वल्स टू m टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस फार्मूले को यूज़ किया F के लिए और सिंप्लीफाई किया, तो रिजल्ट क्या मिलता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहाँ पर टाइम t कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट हो गया। तो इस टाइप से हमने इसको कोशिश की एक्सप्लेन करने की। तो जो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, तीनों लॉज को हम लोग कुछ यहाँ पर कोशिश की एक्सप्लेन करने की। तो इसके एग्जांपल्स बहुत से हमारे सराउंडिंग में, हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल्स बहुत से मिलेंगे। तो कुछ मैंने बताए हैं, बहुत से एग्जांपल्स आप लोग बुक में पढ़िएगा तो क्लियर होगा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अटेंड कर सकते हैं। तो जितना भी था कोशिश किया इसके लिए, और इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं। न्यूमेरिकल्स भी जो आपके होंगे आप अटेंड करते रहेंगे, कुछ हम भी कोशिश करेंगे। अगर आप पूछेंगे कमेंट बॉक्स में तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे, बताएंगे। तो ये चैप्टर क्लोज करते हैं, और इस वीडियो को आप लोग देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपका लाइक करना, आपका कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन, ये सब मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आपका वीडियो देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोग उसको लाइक कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। शेयर इसलिए करिए क्योंकि इस कोशिश को, इस प्रयास को आपके हेल्प से हम कहीं और तक पहुंचा सकते हैं, कुछ लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और भी जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है
वो भी दे सकते हैं। तो इसलिए एक आपको हम रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि आप शेयर करिए, या जो भी आप समझ लीजिए, लेकिन इसकी शेयर ज़रूरी है ताकि कुछ और लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। आप भी पढ़िए और दूसरों को मौका भी मिले पढ़ने के लिए। तो अगर कोई आपका फ्रेंड कुछ थोड़ा बहुत सीख पाता है तो उसकी वजह आप बनेंगे, तो हमारे ख्याल से नुकसान आपका भी नहीं होगा और किसी को फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको शेयर भी करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ और कुछ थोड़ा बहुत जो भी पॉसिबल है वो सीख पाएँ। सो आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर टुडे।